Hello everyone, welcome to another session of Transformational Tuesday. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लैंडमार्क केस लॉ ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, सेक्शन 498 ए की हिस्ट्री क्या है एंड इसके बाद क्या चेंजेस आए, क्या कोई रीसेंट केस लॉ है इस बारे में, हम इन सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं आज इस छोटे सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। Arnesh Kumar versus State of Bihar is a landmark judgment of the Indian Supreme Court stating that arrest should be an exception in offences punishable up to 7 years of imprisonment or less than 7 years of imprisonment. Now, एक बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं ऑफ सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी आया था 1983 में। इसको लाने का पर्पस क्या था? दिस वाज टू कॉम्बैट द डाउरी डेथ्स एंड टू प्रिवेंट द हरासमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। अब इसके बहुत सारे फायदे थे, बट धीरे धीरे समझ में आया कि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और इसको बहुत मिसयूज किया जाने लगा। 498A के जो कन्विक्शन रेट है वो 15% था, वन ऑफ द लोएस्ट, राइट। अब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डाउरी लॉ है 498A है, इसको अमेंड करने की जरूरत है। एंड कई सारे केस लॉज भी थे जहां पर ये बोला गया कि इसको अमेंड करना चाहिए एंड इट इज रिक्वायर्ड कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज सेक्शन 498A was is a cognizable offense and a non-bailable offense। तो यहाँ पर ना नॉन बेलेबल है तो आपको तुरंत बेल भी नहीं मिलेगी, इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। अब इसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जेल में डाला गया, बहुत सारे लोगों को इनकन्वीनियंस भी हुई बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ दिस लॉ। देन the Supreme Court in the case of Preeti Gupta versus State of Jharkhand, यहां पर डाउरी लॉ की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यह बोला गया कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन, थरो इंट्रोगेशन होने की आवश्यकता है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार सेक्शन 498A की बात करता है, विच इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। इस केस में सजा हो सकती है 3 साल तक की। And because this is a cognizable case law, Arnesh Kumar was arrested. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब सजा कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसकी सजा 7 साल तक है या 7 साल से कम है, तो वहां पर नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 41A रादर देन अरेस्टिंग द अक्यूज्ड। अब यहाँ पर सेक्शन 41A को समझना जरूरी है। सेक्शन 41A टॉक्स अबाउट द नोटिस ऑफ अपीयरेंस। ये बोलता है कि अगर अरेस्ट नहीं किया गया है, अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 एंड यहां पर रीजनेबल कंप्लेन है या रीजनेबल सस्पिशन है और द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड कि एक व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसको अरेस्ट नहीं किया गया बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, तो उसको वहां पर नोटिस ऑफ अपीयरेंस दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया है तो ही शैल बी बाउंड टू अपीयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड ही हैज टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द नोटिस। सबसेक्शन 3 कहता है वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर्ड टू इन द नोटिस अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। मतलब ये कि अगर नोटिस ऑफ अपीयरेंस का वो पालन करता है, जब बुलाया गया है वो आ जाता है, तो वहां पर उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है अनलेस पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट करना यहाँ पर जरूरी हो गया है। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf,
arrest him for the offense mentioned in the notice. 41A में हमने नोटिस दिया है, अगर उस नोटिस का पालन नहीं करता है, अपियर नहीं होता है, तो वहां पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ये सबसेक्शन 4 कहता है। अब इस केस लॉ में एक और बात कही गई एंड दैट वाज कि पुलिस ऑफिसर्स के पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, चेकलिस्ट जो कि सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B में दी गई है, जहां पर बोला गया है कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर रीजनेबल सस्पिशन है, रीजनेबल कंप्लेन मिली है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से कम है या 7 साल तक है, तो कुछ कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन or suspicion that such person has committed the said offense। मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल कंप्लेन है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसके तहत ऐसा लगता है कि वहां पर उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है। नाउ द सेकंड सेज दैट द पुलिस ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब अरेस्ट नेसेसरी क्यों है, इसकी कुछ कंडीशंस दी है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज to prevent such person from committing any further offense, वो आगे कोई और ऑफेंस ना कर पाए, इसलिए उसको अरेस्ट करना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन स्टेट्स दैट फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाए। अब इसी के एक तरह से सब पॉइंट्स है थर्ड और फोर्थ, एंड दैट इज कि वो विटनेस टैंपरिंग ना करे, वो एविडेंस टैंपरिंग ना करे, एंड द फिफ्थ पॉइंट सेज दैट कि जब ट्रायल चल रहा हो तो ये मेक श्योर किया जा सके दैट ही इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ट्रायल, उसकी प्रेजेंस सिक्योर करवाई जा सके। इसलिए अगर लगता है कि वहां पर अरेस्ट करना पड़ेगा तो अरेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नोटिस ऑफ अपीयरेंस वुड बी सफिशिएंट एंड वहां पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसकी सजा 7 साल से कम है या 7 साल तक की है। अब अरनेश कुमार विद स्टेट ऑफ बिहार या अरनेश कुमार की गाइडलाइंस की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है। रिसेंटली इन अ केस लॉ ऑफ राकेश कुमार वर्सेस विजयंता आर्य, ये केस लॉ इसी साल का है, 4 जनवरी 2022 का है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को 1 दिन की सिंपल इम्प्रिजमेंट दी थी, 2000 रुपए का फाइन एंड 15,000 रुपए की कॉस्ट दिलवाई थी पिटिशनर को। उनको 1 दिन की सिंपल इम्प्रिजमेंट की सजा भी हुई थी, सिर्फ इस वजह से बिकॉज उन्होंने एक इलीगल अरेस्ट किया था एंड अरनेश कुमार के केस लॉ की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई थी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।